हेलो, मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। लीनियर ज्योग्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स करेंगे। मींस वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस on the topic direct sum of subspace. So I request you to don't skip the lecture. अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अप्रोचेस को देखेंगे, तो ये डायरेक्ट सम से रिलेटेड आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे. सो प्लीज डोंट स्किप द लेक्चर एंड स्टे टिल द एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं. क्वेश्चन 1 क्या है? इसमें आपका वेक्टर स्पेस V जो है वो MnR है. व्हाट इज MnR? MnR is the set of all n cross n matrices over the field R. n cross n matrices over the field R. ठीक है? Over the field R. सबस्पेसेस जो V के दिए गए हैं, दो सबस्पेस दिए गए हैं, W1 and W2. W1 क्या है? सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इन V. तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसे होते हैं? अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता होगा कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो W1 कैसे मैट्रिसेस का कलेक्शन है? W1 इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू M and R such that A ट्रांसपोज इक्वल टू A. तो आपका जो T नोटेशन है ये ट्रांसपोज के लिए है, तो T डिनोट्स द ट्रांसपोज नोटेशन. W2 क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इन V. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर A n cross n matrix है, if A is n cross n matrix, then A is called skew symmetric if A transpose is equal to minus A. So what is about W2? W2 is the collection of n cross n matrix A such that A transpose is equal to minus A. What you have to show? You have to show that this M and R, basically this is your V, is the direct sum of W1 and W2. Okay, so let's solve this. How to solve this question? तो डायरेक्ट सम का बेसिक क्या है, जो कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सम? हमें यहाँ क्या शो करना है? हम यहाँ पे दो चीज शो करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू शो? अगर V वेक्टर स्पेस है और इसके दो सबस्पेसेस है W1 W2, then V is the direct sum of W1 and W2 if and only if V is the linear sum of W1 and W2 and intersection of W1 and W2 is singleton 0. तो यही दो चीज हमें शो करना है. तो सबसे पहले हम ये शो करने जा रहे हैं. फर्स्ट we will show that, क्या हम शो करेंगे कि आपका Mn जो है, V जो है, it is the linear sum of subspaces W1 and W2. So let me write. First we will show that M and R is equal to W1. First we will show that M and R is equal to W1 plus W2. ये आप कह सकते हैं this is what? This is V. तो हम सबसे पहले शो करेंगे कि M and R जो है वो W1 and W2 का लीनियर सम है. तो देखिए एक तरीका है. क्या अप्रोच हम स्टार्ट करेंगे? कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स अगर आपके पास A है, मान लीजिए A आपने एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स लिया, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A को? कैन वी राइट A as A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2? Just check it. Can we write any n cross n matrix A like this? A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2. देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? A transpose by 2, A transpose by 2 माइनस में है, कट जाएगा. A by 2 plus A by 2 means 2A by 2 and that will be A. तो yes, we can write like that. अगर काम हो जाए, क्या ऐसा हो जाए कि हम इसे मान लीजिए लिख देते हैं, इसने पार्ट को B लिख दें और इतने पार्ट को अगर हम C लिख दें, ठीक, मींस A is equal to B plus C, जहां A क्या है? M and R का कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, राइट? लेट A be an arbitrary matrix of M and R और हम इस मैट्रिक्स को B plus C टाइप से लिख तो पा रहे हैं. अगर ऐसा हो जाए कि B जो है वो W1 में चला जाए और C जो है वो W2 में बिलोंग करे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि yes, M and R is the sum of W1 and W2. यही करना है हमें, यही करना ही होता है लीनियर सम के लिए. क्या करना पड़ता है लीनियर सम को शो करने के लिए? कि M and R का आप कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे A लिया है, हमें दिखाना इट कैन बी रिटन एज sum of two matrices या two element
one belongs to W1 and another belongs to W2. तो हमने देखा कि A can be written as sum of B plus C. If B belongs to W1 and C belongs to W2, then we can say that M and R is the sum of W1 and W2. अब जरा बताइए कि क्या हो पा रहा है ये? Let us check. सबसे पहले हम ये चेक करने जा रहे हैं. Check that B belongs to W1. अब भाई B W1 में कैसे बिलोंग करेगा? What is the condition for W1? B को अगर W1 में होना है और W1 जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा आपको? That is, we have to check B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B. अगर हमने ये चेक कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा. तो देखते हैं B ट्रांसपोज क्या होता है. B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B आपने क्या लिया हुआ है? A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2. अब इसका ट्रांसपोज अगर आप करेंगे 1/2 बाहर हो जाएगा. और A प्लस B ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास A प्लस B ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो ट्रांसपोज यहां अंदर आ जाएगा. तो दिस विल बी A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है. ये सब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में है. तो अगर आप देखें तो ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 1/2. ओके, एंड दिस इज A ट्रांसपोज एंड दिस इज व्हाट? A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज A. तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A. अगर आप देखें ये B ही है, दिस इज B. तो क्या हो रहा है? Then what is happening? You just check B transpose is equal to B. अगर B transpose is equal to B है, it means B is symmetric matrix. It means A plus A transpose by 2. It is symmetric matrix. तो हम ये कह सकते हैं, thus we can say that B belongs to W1. एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया. एक और टास्क बचा हुआ है. क्या है वो टास्क? अगर हम ये शो कर दें कि मैट्रिक्स C जो है, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो C W2 में लाई करेगा. एंड देन वी आर डन विद द लीनियर सम लाइक दिस थिंग. तो क्या चेक करते हैं? नेक्स्ट, चेक दैट C belongs to W2. इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C है कि नहीं. तो चलिए देखते हैं. C क्या है आपका? A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2. तो C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 और इसके ऊपर ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2. ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अभी हमने जस्ट बताया, उसका इस्तेमाल करके क्या लिख सकते हैं? दिस इज A ट्रांसपोज, दिस इज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, और दिस इज फाइनली इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लग जाएगा तो ये आ जाएगा A. जरा देखिए, आपका C क्या था? A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, और आपने क्या निकाला? A ट्रांसपोज माइनस A अपॉन 2. तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज माइनस C. तो आपने क्या प्रूफ किया? C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C. दिस इंप्लाइज C इज स्क्यू सिमेट्रिक. अगर C स्क्यू सिमेट्रिक है तो C किस में बिलोंग करेगा? W2 में, बिकॉज W2 is the collection of all skew symmetric matrices in V, और B belongs to W1 because B is symmetric. Okay, तो फाइनली आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ किया आपने कि MnR का कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स A है, it can be written as sum of the matrix B and C, where B belongs to W1 and C belongs to W2. This implies Mn R is equal to W1 plus W2. तो ये रहा हमारा एक पार्ट. देख लीजिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू. मैं आपके कमेंट्स को डिटेल से पढ़ता हूँ, उसमें आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो जरूर मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा. अब हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं. बचा क्या हुआ है? आपको ये भी प्रूफ करना है इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज कमिंग आउट टू बी 0. तो देखते हैं कैसे ये W1 और W2 का इंटरसेक्शन 0 होता है. उसके लिए यहां पे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं. सो लेट अस चेक कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2. मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन में एक मैट्रिक्स है, वो है A. हमें क्या शो कर देना है कि ये जो मैट्रिक्स आपने इंटरसेक्शन में लिया है, हमें ये शो करना है जो मैट्रिक्स आपने इंटरसेक्शन में लिया है वो 0 है. तो लेट A belongs to W1 इंटरसेक्शन W2. तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज A belongs to W1 and A belongs to W2. ठीक है, बहुत अच्छी बात है.
अब हम देखते हैं कि A W1 में है, तो इससे हमें क्या मिलता है? A belongs to W1, this implies, आपको पता है ना W1 में कोई मैट्रिक्स कैसी है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहां से आपको क्या मिला? A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ये हो गई आपका इक्वेशन 1। अब हम A को W2 में भी बिलोंग कर सकते हैं, बिकॉज A belongs to W2। अगर A W2 में है तो क्या मिलेगा आपको? If A belongs to W2, then we have A transpose equal to minus A, right? तो लिख दीजिए यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे A ट्रांसपोज A है, यहाँ पे A ट्रांसपोज माइनस A है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं A ट्रांसपोज को। तो फ्रॉम 1 and 2, A is equal to minus A, this implies 2A is equal to 0, this implies A equal to 0। तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 and W2 is what? 0। This implies W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0। हमने A जो है आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिया था इंटरसेक्शन ऑफ W1 W2 में, और हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि वो A जो है वो 0 है। तो फाइनली आपने क्या प्रूफ किया? फाइनली हमने दो चीज प्रूफ किया कि MNR कैन बी रिटन एज सम ऑफ W1 W2 एंड आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ W1 and W2, and also intersection of W1 and W2 is 0, so we can write like that. So finally what we have proved, this implies MNR is the direct sum of W1 and W2। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। Now let's do question number 2। This question is also very important, very interesting। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, आपके ग्रेजुएट एग्जाम्स में भी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, सपोज W1 is equal to XXYY belongs to R4 such that XY belongs to R। मतलब यहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस R4 लिया है, उसका एक सबस्पेस W1 दिया है जो ये लिखा हुआ है। Then what is the question? Question is find out subspace W2 of vector space R4 such that R4 can be written as direct sum of W1 and W2। मतलब समझ में आया क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में W1 तो दिया गया है आपको, अब आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा सबस्पेस R4 का ढूंढिए जिसे हम W2 कहेंगे कि R4 कैन बी रिटन एज डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2। मींस वो आपको सिर्फ यही चेक करने को नहीं बोलना है कि चेक करें कि R4 इज द डायरेक्ट सम ऑफ दीस सबस्पेसेस, आप पहले W2 ढूंढिए भी ऐसा कि ये हो रहा। ठीक, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। W1 को पहले लिख लेते हैं। W1 आपका क्या है? W1 इज इक्वल टू XXYY belongs to R4 such that XY belongs to R। तो W1 को ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स आर सेम एंड थर्ड एंड फोर्थ आर सेम एंड X Y आर एरियल्स। अब हमारा गेस कहता है अगर हम W2 कुछ ऐसा चूज कर ले, अब R4 के का सबस्पेस लाइक फर्स्ट एलिमेंट A रखें, सेकंड 0 कर दे, थर्ड एलिमेंट रखते हैं B एंड फोर्थ को 0 कर दे, सच दैट AB belongs to R, then check R4 is the direct sum of W1 and W2। This is homework task to check W2 is a subspace of R4। क्योंकि मैंने सबस्पेस से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कराए हुए हैं, अब आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आप ये चेक कर सके कि भाई W2 जो है वो R4 का सबस्पेस है। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इस मोमेंट पे यहाँ तक अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो सबस्पेस प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। जितना ही क्वेश्चन करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा आपको और इस तरीके का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमारा पूरा टास्क ये है शो करना कि भाई R4 जो है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो सबसे पहले क्या शो करेंगे हम? फर्स्ट वी विल शो, व्हाट वी विल शो? First we will show that R4 is the linear sum of W1 and W2। So first we will show that R4 is equal to W1 plus W2। R4 is the linear sum of W1 and W2। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं? इसके लिए R4 का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, मान लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? XYZW, और उसे हम W1 ऐसे लिखेंगे कि XYZW is equal to this plus this and this should belongs to W1 and another one should belongs to W2। तो सबसे पहले R4 का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, let XYZW belongs to R4 be an arbitrary element। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू, सॉरी एक्स वाई जेड कॉमा डब्ल्यू शुड बी रिटन एज दिस प्लस दिस, जहां पे ये W1 में हो और यहां ये W2 में। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कैसे, यहां पे एक एलिमेंट लिखूंगा, यहां पे एक एलिमेंट लिखूंगा, इनको सम करेंगे तो x y z w आएगा, एंड दिस विल बिलोंग्स टू W1, दिस विल बिलोंग्स टू W2। और आपको ये यहां पे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आप अगर नहीं डायरेक्टली लिख पा रहे हैं तो कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होना चाहिए कि ये हम गैस पे ना करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे लिखने दीजिए एलिमेंट। अगर हम यहाँ पे पहला एलिमेंट ले लें y y और यहाँ पे ले लें w w, तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये W1 में है, देन आई विल से यस इट बिलोंग्स टू W1, जहां y y w w जो है रियल्स है, क्योंकि W1 में कैसे एलिमेंट है, फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट सेम एंड थर्ड फोर्थ सेम, फर्स्ट टू सेम थर्ड फोर्थ सेम एंड दे आर रियल्स, तो आई कैन से यस दिस बिलोंग्स टू W1। अब यहाँ पे ऐसा एलिमेंट रखना है हमें, पहला एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इसको इससे जोड़े तो x आ जाए और ये इसमें लाई भी करे। तो अगर हम यहाँ पे x माइनस वाई रखते हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस वाई x आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। अब W2 में सेकंड एलिमेंट 0 ही है तो कॉमा 0 लिखना ही पड़ेगा, ठीक। अब थर्ड एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको इसमें जोड़े तो क्या आ जाए, z आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे z माइनस w रख लें तो देखिए क्या होता है, अगर आपने थर्ड में z माइनस w रख लिया, ठीक, तो देखिए z माइनस w प्लस w इज कमिंग आउट टू बी z, करेक्ट। और देखिए ये भी बीच में बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि इसका थर्ड कोऑर्डिनेट जो है देखिए W2 का वो कोई रियल नंबर है, यहां भी कोई रियल नंबर है। अब W2 में चौथा एलिमेंट 0 है तो यहां पे हमें 0 ही लिखना पड़ेगा, और देखिए 0 प्लस w करेंगे तो w आ जाएगा। अब फाइनली आप चेक कर लीजिए, y plus x minus y is x, y plus 0 is y, w plus z minus w is z, and w plus 0 is w, and this belongs to W1, देखिए, and this belongs to W2, क्योंकि W2 में थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 है, थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, और फर्स्ट और थर्ड जो है कोई रियल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है कोई रियल नंबर है। सो आई कैन से यस दिस बिलोंग्स टू W2 and this belongs to W2, so it means that R4 is the linear sum of W1 and W2। now the question is, यहाँ पे तो आपने बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं गेस कर पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे लिखें, क्या यहाँ पे लिखें कि W1 में हो, W2 में है और इनको जोड़े तो ये आ जाए, इसका मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। क्या करिए, लिखिए, ऐसे लिखिए। इन केस यू फॉरगॉट, आपको क्या करना है, x y z w को क्या लिखना है, दिस शुड इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। तो चूंकि आपको पता ही नहीं यहाँ पे क्या लिखना है, तो अननोन मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा ये सब है यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे अननोन अल्फा लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा लिखना है, क्योंकि देखिए W1 में कैसे एलिमेंट है, फर्स्ट टू सेम है, और मान लेते हैं यहाँ पे बीटा है तो ये भी बीटा ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई W1 के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड फोर्थ सेम, तो फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड फोर्थ सेम। एम क्या है आपका, आपका एम ये है कि अल्फा बीटा मिल जाए हमें, ठीक है, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि दिस प्लस यहां पे जो भी आप लिखेंगे इसको जोड़े तो x y z w आ जाए, ठीक। अब यहां पे भी हमें नहीं पता क्या लिखना है, तो यहां भी अननोन मान लेते हैं कि इसके हिसाब से एक यहाँ पे अननोन है अल्फा 1, जो कि अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि सेकंड जो है वो 0 होना चाहिए, तो लिख दीजिए कॉमा 0, और थर्ड जो है कोई रियल नंबर है आर्बिट्रेरी, तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मान लीजिए बीटा 1 लिख दिया हमने, और फोर्थ तो मस्ट 0 है तो 0। ये अच्छी बात है कि ये दो 0 हो गए, हमारे अननोन कम हो गए। तो आप वहां पे जो आप अननोन्स लिख रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा बीटा 1, जिनको आपको निकालना है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दे रहे हैं कि दिस शुड बिलोंग्स टू W1 एंड दिस शुड बिलोंग्स टू W2, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ओवरऑल एम क्या है, अल्फा निकालना, अल्फा 1 निकालना, और बीटा 1 निकालना, इस तरीके से निकालना कि अल्फा 1 को जोड़ दीजिए यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 और दिस इज अल्फा प्लस 0 एंड दिस इज बीटा प्लस बीटा 1 एंड द लास्ट वन इज बीटा। चेक कर लीजिएगा, अल्फा प्लस अल्फा 1, अल्फा प्लस 0, बीटा प्लस बीटा 1 एंड बीटा प्लस 0। ओवरऑल क्या एम है आपका, एम ये है कि ये जो अननोन्स है ये निकल जाए, इनको सॉल्व कर सकें, पता कर सकें क्या है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। निकालते हैं अननोन x y z w वेक्टर में होने चाहिए,
एंड दिस शुड इक्वल टू व्हाट एक्स वाई जेड डब्ल्यू। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है दिस इंप्लाइज व्हाट अल्फा प्लस अल्फा वन क्या आ गया एक्स। चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे हो गया अल्फा इज इक्वल टू वाई। अगर अल्फा वाई हो गया तो यहाँ पे पुट करेंगे दिस इंप्लाइज अल्फा वन इज व्हाट एक्स माइनस वाई। वेरी नाइस। इसी के बाद बीटा प्लस बीटा वन इज व्हाट जेड। बीटा प्लस बीटा वन इज इक्वल टू जेड, लेकिन बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। अगर बीटा इक्वल टू डब्ल्यू हो गया यहाँ पुट करेंगे तो बीटा वन क्या आएगा आपका जेड माइनस डब्ल्यू। अब जरा देखिए यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि नहीं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ठीक है, जरा चेक कीजिए अल्फा अल्फा बीटा बीटा क्या है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा क्या है, अल्फा इज वाई वाई एंड बीटा क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। देखिए वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू वही हुआ ना। और इधर क्या लिखा है हमने अल्फा वन जीरो बीटा वन जीरो, अल्फा वन जीरो बीटा वन जीरो, ठीक है। तो देखिए अल्फा वन क्या है आपका, अल्फा वन आपने निकाला क्या x माइनस वाई, वेरी गुड जीरो। और आपने बीटा वन का निकाला है z माइनस डब्ल्यू एंड जीरो। देखिए क्या लिखा है आपने यहाँ पे x माइनस जीरो जीरो, z माइनस वन सॉरी z माइनस डब्ल्यू एंड जीरो, x माइनस वाई जीरो। तो ये मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिया। अगर आप गेस करके यहाँ बता सकें तो अच्छी बात है, और नहीं गेस कर पा रहे हैं तो ये अप्रोच है मैथमेटिकल अप्रोच है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फाइनली हमने यहाँ से देख लिया क्या कि R4 इज द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। अब इसके बाद बस आपका एक ही चीज शो करना बचा रह गया कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज कमिंग आउट टू बी जीरो। सो लेट्स सी दिस, इट्स अगेन गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो इतने पोर्शन को मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये तो समझाने के पर्पज से लिखा हुआ था मैं। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस। So finally this implies R4 is the linear sum of W1 plus W2. Next, what we have to show? We want to show that W1 intersection W2 is 0. तो लिखिए next we will show that W1 intersection W2 is equal to singleton 0. वही पुराना अप्रोच, मान लेते हैं कि x y z w be an arbitrary element in W1 intersection W2. So let x y z w belongs to W1 intersection W2. तो अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। So let's write this implies x y z w must belongs to W1 and x y z w must belongs to W2, ठीक है। अब देखते हैं कि W1 में है तो क्या है और W2 में है तो क्या होगा। अगर x y z w this belongs to W1 implies W1 की शर्त को पूरा करेगा। W1 की शर्त क्या है, फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड फोर्थ सेम। फर्स्ट सेकंड सेम मतलब this implies x must equal to y, थर्ड फोर्थ सेम it means z equal to w। वेरी गुड। अब देखते हैं यहां से क्या मिलता है, x y z w belongs to w, x y z w this belongs to W2, this implies what we got। यहां से तो इतनी चीज श्योरली मिलती है कि सेकंड एंड फोर्थ शुड बी इक्वल टू 0। तो सेकंड एंड फोर्थ, देखिए सेकंड एंड फोर्थ 0, तो y भी 0 होगा और w भी 0 होगा। तो इसको अगर 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो यहां y 0 रखेंगे, यहां w 0 रखेंगे तो x और z भी 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x equal to y equal to z equal to w equal to 0. This implies x y z w is equal to 0 0 0 0. So finally what we have proved, intersection of W1 and W2 is what? 0. This implies W1 intersection W2 is equal to singleton 0. So finally we have proved that R4 can be written as direct sum of W1 and W2. Thus R4 is equal to W1 and W2. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने दो काम किया, हमने एक सबस्पेस भी ढूंढा, ऐसा सबस्पेस W2 ढूंढा कि ये W1 की R4 जो है उसको हम W1 W2 के डायरेक्ट सम में लिख सके। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल्स जो है वो अच्छा लगा होगा, इन क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और भी सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, वो आगे के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होंगे। और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट सम के बाद स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, बहुत सारे रिजल्ट्स, थ्योरम्स,
नीलजबरा एज ए कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमें करना है यहाँ पे, तो आप बस बने रहिएगा लास्ट तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे होंगे, और आपका कोई सजेशंस कमेंट है देन प्लीज टेल मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय अपडेट्स तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया।